नमस्कार सभी को। आज हम अपना जो टॉपिक है प्री ब्रिटिश इकोनॉमी, उसका सेकंड पार्ट है, उस पे हम बात करेंगे। जैसे पिछले में हमने इंडस्ट्री की बात की थी कि पूर्व ब्रिटिश काल के अंदर इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर कैसा है, कौन-कौन से मुख्य उद्योग हैं या डिक्लाइन उनका कैसे हुआ। उसकी हमने बात की, तो फर्दर इसमें एक सब टॉपिक का हमारा और बनता है, ट्रेड एंड कॉमर्स इस वक्त में कैसा है, व्यापार और वाणिज्य की जो दशा है वो किस तरह की है, ये आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पूरी फेज के अंदर जो है वो कौन से ऐसे मेजर एस्पेक्ट्स हैं जो ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रभावित करते हैं। इससे पहले हम अपने टॉपिक पे जाएं तो एक जनरल व्यू हम ले लेना चाहते हैं कि जो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं उस वक्त के ट्रेड एंड कॉमर्स को। देखिए, इसमें एक तो नेचुरल एलिमेंट्स सबसे इम्पोर्टेंट है। हिंदुस्तान की जो ज्योग्राफी है, उसका जो रीजन है, पूरा ज्योग्राफिकल जो एरिया है, डाइवर्सिटी इतनी है कि वहां पर हर एक तरीके का एक तो उत्पादन हो रहा है और उसी मौसम के हिसाब से, उसी जलवायु के हिसाब से वहां पर जो उत्पादन है उसकी जो क्षमता है वो भी कम या ज्यादा रही है। फॉर एग्जाम्पल, जितना भी रिवर बेड का इलाका है या जितना भी कोस्टल एरिया का इलाका है, वहां पर टेक्सटाइल जो है वो काफी मात्रा के अंदर बन रहा था, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है, या एग्रेरियन जो इलाका है वहां पर बन रहा था कि ये एक वहाँ का जो जलवायु है, हिंदुस्तान का जो जलवायु है, या जो जितने भी नेचुरल एलिमेंट्स हैं या जो यहाँ पर प्रोडक्शन है, रॉ मटेरियल है जिस भी तरीके का, वो उस इंडस्ट्री की नेचर को प्रभावित कर रहा था। ये उस वक्त के हिंदुस्तान की खास बात थी, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज की, मिनरल्स की कमी उस वक्त में नहीं थी और उनका खनन भी हो रहा था, उनका यूज भी हो रहा था अपने अपनी इंडस्ट्रीज के हिसाब से। दूसरी है एग्रीकल्चर फर्टिलिटी है। बहुत बड़ा एक ज्योग्राफिकल भूखंड है जो बहुत फर्टाइल रहा है, सेंचुरीज से फर्टाइल रहा है। और जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस वक्त में तो एक पूरा एकीकृत राज्य है, सेंट्रल स्टेट नजर आ रही है, जिसके अंदर जो उस एग्रीकल्चरल जो इलाका है, जो कल्टिएबल लैंड है, वो बढ़ रही है बहुत ज्यादा। तो नेचुरल सी बात है कि जो फर्टिलिटी है लैंड की, उसने भी ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रभावित किया होगा। एक और बात यहाँ स्किल्ड लेबर है। हर एक प्रोफेशन के अंदर, हर एक उद्योग के अंदर एक अलग तरीके की क्लास इन्वॉल्व थी जो वंशानुगत आधार पर चलती थी। सेंचुरी से, पीढ़ी दर पीढ़ी, एक जो जनरेशन है दूसरी जनरेशन को अपना जो टैलेंट है वो हैंड ओवर करती थी, और वो जो स्किल्ड इंडस्ट्री है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनती है इस ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर। सवाल ये उठता है कि अब कि वो कैसे आप अपने इंडस्ट्री को कैसे वो आगे बढ़ाती है। इसके अलावा हमारे यहाँ गिल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संघ बने हुए हैं, कारीगर हैं उनके संघ बने हुए हैं, वो एक पर्टिकुलर टर्म एंड कंडीशन के तहत अपना काम कर रहे हैं। अर्बनाइजेशन हमें देखने को मिलता है, बड़े शहर उस काल के अंदर पनपने को देखने को मिलते हैं जो इस तरीके की जो ट्रेड एक्टिविटीज हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो स्टेट है या नोबल्स हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हम सबके लिए। एक एकीकृत जो करेंसी सिस्टम है वो हमें देखने को मिलता है, बैंकिंग सिस्टम हमें देखने को मिलता है। तो एक स्ट्रक्चर हमारे पास, चाहे वो नेचुरल कहें या गवर्नमेंट के द्वारा कहें, या आप कहेंगे कि हिंदुस्तान का जो स्किल्ड वर्कर है वो इस तरीके की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनके अंदर वो इन्वॉल्व हो रहा है, और स्टेट भी उसको प्रमोट कर रहा है, और उसके पास अपॉर्चुनिटीज हैं उस काल के अंदर। तो अब आप देखिए कि पैदा क्या कर रहा है। सबसे ज्यादा उस वक्त में जो ट्रेड एंड कॉमर्स की जो कमोडिटीज हैं
वो टेक्सटाइल गुड्स है। ऑल पूरी वैरायटीज, अगर आप ब्रिटिश फैक्ट्री रिकॉर्ड्स को देखें, जो भारत से जा रहा है भरा पड़ा है। विलियम फॉस्टर का जो है वो बहुत लंबा काम उन्होंने किया है, फॉस्टर ने ब्रिटिश फैक्ट्री रिकॉर्ड्स को कंपाइल किया। जब आप उनके इंडेक्स को देखते हैं तो काउंटलेस जो टेक्सटाइल की वैरायटीज हैं वो हम वहां पर देखते हैं। कॉटन के अंदर अलग वैरायटीज हैं, सिल्क के अंदर अलग वैरायटीज हैं, वूल के अंदर अलग वैरायटीज हैं, टर्म्स हैं, चाहे वो मसलिन है, चाहे वो शीट है, चाहे वो बफ्ता है, या सिल्क के अंदर और जो वैरायटीज हैं, या वूल के अंदर आप शाल है, कार्डिगन है, पश्मीना है, स्टॉल्स हैं, कोट्स हैं, गाउन्स हैं, डिफरेंट जो वैरायटीज हैं वो हमें टेक्सटाइल के अंदर देखने को मिलती हैं। तो ट्रेड एंड कॉमर्स की जो सबसे मेजर जो कमोडिटी है वो टेक्सटाइल के रूप में हमें देखने को मिलती है। हर तरीके की वैरायटी जो है वो हम देखते हैं। इसके अलावा फूड ग्रेन्स हैं, जो एग्रीकल्चरल जो क्लासेस हैं वो फूड ग्रेन्स जो है या कमर्शियल जो क्रॉप्स हैं उनका भी व्यापार जो है वो हो रहा है, या होममेड जो प्रोडक्ट हैं, चाहे वो शहद है, चाहे वो घी है, चाहे वो वैक्स है, ये सारी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो एग्रीकल्चर या नॉन एग्रीकल्चरल एरियाज की हैं, उन सब का जो लेन देन जो व्यापार है वो उस काल के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जो आयरन और कॉपर टूल्स हैं, इनका भी जो उत्पादन हो रहा है और उसका व्यापार जो है वो एक्सपोर्ट जो है वो यहाँ से हो रहा है, वो स्थानीय लेवल पर भी हो रहा है और बाहर विदेशों के अंदर भी उसका व्यापार। स्पाइसेस मेन आइटम है जो हिंदुस्तान से बाहर जा रही है, जो मसाले हैं, गरम मसाले हैं, मेन आइटम्स हैं, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या यूरोपियन कंपनीज बहुत इंटरेस्ट के साथ उनको लेकर के जा रही हैं, क्योंकि यूरोप के अंदर इन मसालों की बहुत ज्यादा डिमांड थी। बेसिकली यूरोप ठंडा था और इनकी वहां पर बहुत भारी मात्रा में डिमांड थी। पर्टिकुलरली जो मालाबार कोस्ट का इलाका है, उस इलाके के अंदर के जितने भी स्पाइसेस होते थे, मसाले होते थे, बाद में तो आकर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस व्यापार के ऊपर अपना एकाधिकार कर लेती। लेदर मेड जो गुड्स हैं, जो फाइन किस्म का जो लेदर है और उसके ऊपर जो नक्काशी की गई है, उससे बने हुआ जो सामान था, ये भी जो ट्रेड की कमोडिटीज के रूप में आता है। अच्छी क्वालिटी का जो शुगर है, यहाँ पर जरगरी जो बनाया जाता है, गुड़ जो बनाया जाता है, या देसी जो तरीका था चीनी बनाने का, वो भी विशेष तौर पर एक ट्रेड की कमोडिटी के रूप में हम देखते हैं। इंडिगो है, नील, बाद में तो अंग्रेज तो इसके अंदर मोनोपोली ले लेते हैं और इसकी खेती के ऊपर भी जोर देते हैं, क्योंकि ये एक कमर्शियल क्रॉप थी और टेक्सटाइल के अंदर इसका बेहतर इस्तेमाल किया जाता था। एक डाइंग एजेंट भी है, इसके अलावा इसका मेडिसिनल यूज भी होता था, तो इसकी बड़ी डिमांड थी यूरोप के अंदर, और ये भी एक मेजर जो ट्रेडिंग जो कमोडिटी है उसके रूप में हम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ओपियम है, कुछ इलाकों के अंदर ओपियम भी पैदा होता था और वो भी एक ट्रेड की कमोडिटी के रूप में इस्तेमाल होता था। अब ट्रेड एंड कॉमर्स को बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो प्रभावित कर रहे हैं। अब उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था अर्बनाइजेशन, कि किस तरीके से जो शहरीकरण है वो ट्रेड को इम्पैक्ट कर रहा है, या शहरों के अंदर व्यापार किस तरीके से हो रहा है। तो इसकी जब हम डिटेल में बात करें तो मध्यकाल के अंदर प्रोफेसर मोहम्मद हबीब की एक थियरी आई, जो उन्होंने मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के ऊपर दी, और उन्होंने उसको शहरी क्रांति कहा है, नगरीय क्रांति कहा है, मध्यकाल की नगरीय क्रांति कहा है। उसमें वो बेसिकली क्या कहते हैं कि उससे पहले जो नगर थे वहां पर जो धनंजय लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उमराज लोग हैं, वो वहां पर रहते थे। लेकिन मध्यकाल के अंदर जैसे ही क्राफ्ट बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, स्टेट सेंट्रलाइज होनी शुरू हुई, तो बहुत बड़ा माइग्रेशन शहरों की तरफ भी बढ़ा, और जो स्किल्ड लेबर था वो शहरों की तरफ मूव हुआ, और ये शहर थे डिफरेंट जो ट्रेडिंग सेंटर्स के रूप में इमर्ज हुए,
और उन्होंने इसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा है मेडिवल फेज का। हालांकि कोई उसके बाद बहुत सारे और हिस्टोरियंस हैं जो शहरीकरण पे अपना विचार देते हैं, अपना काम करते हैं, जिनमें हमीदा खातून नकवी है, वो मुगल एरा पे अपना जो एक थीसिस देती हैं, और दो मेजर वर्क उनके मिडीवल इंडियन अर्बनाइजेशन के ऊपर आते हैं। W.H. मोरलैंड का अपना एक काम है, और K.M. अशरफ का अपना एक काम है। इसके अलावा A.C. मिश्रा का काम है, इंदु बंगा हैं, प्रोफेसर जी.एस. ग्रेवाल हैं, के त्रिवेदी हैं, सरीन मूसवी हैं, जो बाद में डाटाज एक पूरा का पूरा स्टैटिक जो है वो उसका देते हैं। तो ये जो रेवोल्यूशन आता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये अर्बन जो रेवोल्यूशन एमर्ज होता है, तो ये जो नगर थे अब वो प्रशासनिक नगरों के साथ साथ शिल्पकारों के नगर भी होने शुरू। तो ये जो अर्बन स्ट्रक्चर है उस वक्त के अंदर एमर्ज हो रहा है, ये अर्बन स्ट्रक्चर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर। जैसे प्रोफेसर इरफान हबीब तो कहते हैं कि वो 13वीं और 14वीं जो शताब्दी है उसके अंदर जो अर्थव्यवस्था का जो विकास हो रहा है उसके ऊपर अर्बनाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट उसके अंदर रोल प्ले कर रहा है, और जिसके अंदर जैसे कागज है, वस्त्र निर्माण है, भवन निर्माण है, या डिफरेंट तरीके की जो प्रौद्योगिकी जो इस्तेमाल की जा रही है वो इम्पैक्ट कर रही है उस ट्रेड एंड कॉमर्स को। मतलब शहरीकरण का जो नेचर है, अर्बन जो सेटलमेंट्स हो रही हैं, वो भी ट्रेड को प्रभावित कर रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उसके अंदर। तो इसके अलावा है डिफरेंट जो हिस्टोरियन है, फॉर एग्जांपल बी डी चट्टोपाध्याय को नॉर्दर्न इंडिया या गंगेटिक जो प्लेन है गंगा यमुना के बीच का, वहां तक उसको सीमित रखते हैं, खींच करके लेके जाते हैं। प्रोफेसर चंपक लक्ष्मी उसको सदर्न पार्ट के अंदर लेकर के, जब आप और हाल देखते हैं पूरे एंटायर एम्पायर के अंदर हमें ये अर्बन सेंटर्स एमर्ज होते हुए नजर आते हैं, और वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज का एक बहुत बड़ा सेंटर नजर आते हैं। जब हम कैटेगराइज करते हैं उस पूरे शहरीकरण को, तो हम उनको 4 कैटेगरीज में मोस्टली रखते हैं। इस अर्बन सेंटर्स कैसे एमर्ज हुए? पहले एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज के तौर पर, एक प्रशासनिक नगर के तौर पर हुए, कि भी जहाँ राजा है, नोबल्स हैं, अमीर लोग हैं, यहाँ राजा का अपना एक फोर्ट है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली है, आगरा है, फतेहपुर सीकरी है, लाहौर है। ये ऐसे नगर थे जो या तो राजधानियों के रूप में रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के तरीके से इनको बिल्ड किया गया है। लेकिन धीरे धीरे जैसे वहां पर इमरजेंस हुई, तो वो सारे सेंटर उन व्यापारिक गतिविधियों का कारण भी बनते गए, क्योंकि वहां पर मूवमेंट सबसे ज्यादा थी, जरूरतें सबसे ज्यादा थी। और बड़े शहर उस वक्त में एमर्ज होते हैं। तो आगरा और दिल्ली तो ट्रैवल जो उस वक्त में आते हैं, कहा जाता है कि वो लंदन से भी बड़ा शहर है उस वक्त में। आगरा और दिल्ली, लाहौर के बारे में, ये आगरा और लाहौर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बहुत बड़े शहर के रूप में वो एमर्ज होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे बड़े शहर थे जो रिलीजियस सेंटर्स के रूप में एमर्ज हुए, जैसे बनारस है, अजमेर है, कि भी वहां पर जो धार्मिक जो उनकी अपनी महत्ता है, वही सेंटर धीरे धीरे बड़े बाजारों के रूप में भी एमर्ज हुए। फिर क्राफ्ट ओरिएंटेड सेंटर्स हैं, ढाका है, मसलिन बड़ा फेमस था वहां का ढाका। बयाना है, नील बड़ा फेमस था बयाना का। तो ऐसे भी सेंटर जो हैं, जो अपने कमर्शियल क्रॉप्स के लिए या अपने किसी न किसी क्राफ्ट के लिए एमर्ज हुए। इसके अलावा जो सी पोर्ट्स है, चाहे वो कैम्बे है, सूरत है, सदगाम है, ये सारे जो समंदर के किनारे होने के कारण वो शिप बिल्डिंग का भी एक बहुत बड़ा केंद्र बने, और ट्रेडिंग रूट्स का भी एक बड़ा वो सेंटर बने। कुल मिलाकर के जब हम अर्बनाइजेशन के नेचर को समझने की कोशिश करते हैं, या वो वहां पर होने वाली जो कमर्शियल एक्टिविटीज की बात करते हैं, तो एक बात मुख्य तौर पर जो मोटे तौर पर निकल करके आती है, इन शहरों का जो नेचर था वो या तो किसी न किसी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के रूप में था,
या किसी एक कमर्शियल प्रोडक्ट के साथ वो जुड़े हुए थे, या कोई चीज वहां की बड़ी फेमस थी, और एक किसी विशेष क्राफ्ट, विशेष स्किल के लिए, या उनकी एक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कोई ना कोई ऐसी क्वालिफिकेशन जरूर थी जो एमर्ज हुई उस काल के अंदर, और उसने आने वाले समय के अंदर वहां पर होने वाली जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं वो उनको प्रभावित किया, और ये जो शहर है आने जाने का एक बहुत बड़ा साधन बने, और उन्होंने उस अर्बन क्राफ्ट को भी एमर्ज किया। जब हम मेजर ट्रेडिंग सेंटर्स की बात करते हैं तो वो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर हम देखते हैं। दिल्ली अपने आप में एक बहुत बड़ा सेंटर है जहां से फूड ग्रेन्स और सभी तरीके के जो आभूषण हैं वो उनका काम होता है, उनकी ट्रेडिंग होती है। दिल्ली के साथ ही सटा हुआ आगरा है, वो कपड़े को धोने के लिए और डाई करने के लिए, टेक्सटाइल को लेदर वर्क के लिए सबसे बेहतर जगह थी, क्योंकि वहां पर यमुना है, सेंटर है, और खास बात थी यमुना का पानी। ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि गुजरात से कपड़ा ला करके यमुना के पानी में धोया जाता था। उसकी जो क्वालिटी वाटर की ऐसी थी कि वो उसके अंदर चमक पैदा कर देती थी। कॉटन के कुछ विशेष प्रकार का जो कपड़ा है वो वहां पर धोया जाता था। इसी तरीके से अजमेर है, वो एक फाइन क्लोथ की है, और सभी तरीके की जो सामान है वो वहां पर मिलता है। इलाहाबाद है, बोट बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा सेंटर है, और जो कलर डिसीज वहां पर बनती हैं। इसी तरीके से लाहौर है, लाहौर के अंदर जो सिल्कन स्टफ है, साटन है, वो मिलता है। बोस, एरोज, कारपेट्स मिलते हैं हमें। इसी तरीके से पटना है, पटना सिल्क वीविंग का भी एक बहुत बड़ा सेंटर है। फाइन जो क्ले पॉटरी है, ग्लास वर्क है, वो हमें वहां देखने को मिलता है। इसी तरीके से थट्टा है, जहां पर जो एक एक्सपोर्ट सेंटर है आइवरी वर्क के लिए, कैलिको के लिए, वुडन फर्नीचर के लिए थट्टा फेमस है। उस काल के अंदर बनारस तो एक बहुत बड़ा सेंटर था ब्रॉकेट इंडस्ट्री के लिए, जरी के लिए। रेशम की बहुत बेहतर किस्म की जो साड़ियां हैं वो वहां पर बनती थी। बहुत बड़े बड़े जो सेंटर थे, और बहुत स्किल्ड जो लेबर है वो बनारस के अंदर काम कर रही थी। बनारस एक प्राचीन शहर है। और इसी तरीके से जो श्रीनगर है, जहाँ पर पश्मीना की जो शाल है, लेह और उसके आसपास के इलाकों में, या वुलन जो स्टफ है वो वहां पर तैयार किया जाता था। सरहिंद पंजाब के अंदर जो मेन रोड पे पड़ता था, शीट और मसलिन का जो काम है वो वहां पर बखूबी होता था। नॉर्दर्न इंडिया के तरीके से ही वेस्टर्न जो इंडिया है वहां पर भी ये अर्बनाइजेशन हुआ, और बहुत सारे अर्बन सेंटर्स वहां पर भी एमर्ज हुए, और वो अर्बन सेंटर भी नॉर्थ इंडिया के सेंटर्स के तरीके से बहुत सारी जो ट्रेडिंग कमोडिटीज हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट थे। जैसे अहमदाबाद, वहां पर जो सिल्कन स्टफ है वो बड़े फेमस थे। उनका उत्पादन भी होता था, उनका व्यापार भी होता था, माइंस वहां पर। और जो इंडिगो के लिए बड़ी चीफ जो है मुख्य मार्केट जो है वो थी। इसी तरीके से कैम्बे हमारे पास है, और जो सी पोर्ट भी है, वहां से सिल्क यार्न, रोज वाटर और जो हाई ब्रीड के जो हॉर्सेज हैं वहां पर आते थे। इसके अलावा जो सूरत है वो भी सी पोर्ट है, शिप बिल्डिंग है, कॉटन क्लोथ्स भी वहां पर जो है वो एक कॉमोडिटी के रूप में उपलब्ध है। अहमदनगर कॉइन मिंटिंग का बहुत बड़ा सेंटर था अहमदनगर। फाइन मसलिन का काम भी वहां पर होता था, और उसका व्यापार भी वहां पर होता था। इसीलिए इसी तरीके से दौलताबाद में पेपर है, दमन के अंदर शिप बिल्डिंग है, गोवा के अंदर जो रूपी मिंटिंग का जो काम है वो हो जाता है। ये जो मेजर सेंटर हैं वेस्टर्न इंडिया के, इन्होंने भी अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया वहां पर। सेंट्रल इंडिया के अंदर भी ऐसे ही सेंटर्स हमें, सिरनोज है, छींट और डाइंग स्टफ है, बहुत बढ़िया किस्म की जो छींट है वो वहां पर बनती थी, और नेचुरल जो डाई बनती थी उनको बनाने का जो काम है वो उस वक्त में होता था। इसके अलावा जो चंदेरी है, चंदेरी के अंदर भी मसलिन का काम होता था, ब्लॉक प्रिंटिंग का काम होता था। चंदेरी का सिल्क बड़ा पॉपुलर उस समय में था। उज्जैन धार्मिक नगरी भी है। इसके अलावा वहां पर ओपियम और कॉइन मिंटिंग का काम भी होता था। बुरहानपुर में फाइन मसलिन है, रिलीजियस सेंटर भी था, मार्केट थी, और हर तरीके का जो फूड ग्रेन है वो वहां पर अवेलेबल था मार्केट के अंदर। इसी तरीके से बिदर है, बिदर के अंदर भी हमें देखने को मिलता है कॉइन मिंटिंग है, आयरन की जो तलवारें हैं वो वहां पर बनती थी। साउथ इंडिया के अंदर भी यही जो हमें देखने को मिलता है, एक
पूरी विकसित व्यवस्था मिलती है हमें बड़े शहरों की, जैसे कल्याण है, एक मेन सी पोर्ट है, शिप बिल्डिंग वहाँ पर हो रही है, कुरोदो है, पेपर मार्ट वहाँ पर बन रहा है और उसका व्यापार भी हो रहा है। इसी तरीके से कैलिकट है जो इंडिगो के लिए, स्पाइसेस के लिए बड़ा फेमस है, कांची है, तंजावर है, नागापट्टनम है, निजामापट्टनम है, यहाँ पर सिल्क का, साड़ियों का और जो डिफरेंट जो प्रिंटिंग शीट है, प्रिंटेड जो शीट है, ब्लॉक जो शीट है या लॉन्ग क्लोथ है, टबैको है, ये सारा का सारा या पर्टिकुलरली इस पूरे मालाबार कोस्ट से जो मसाले हैं या कपड़ा है, शिप्स हैं, इनका जो व्यापार है वो बड़ी मात्रा में हो रहा है और ये बड़े पोर्ट्स के रूप में भी हो रहे हैं और विदेशियों के आने जाने का बहुत बड़ी जो बस्तियां हैं या बाद में यहीं पर डेवलप होती हैं और इंटरेक्शन जो आउटर वर्ल्ड है उसके साथ यहाँ की जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज हैं या यहाँ के जो बासिंदे हैं उनका बहुत ज्यादा रहा है। इसी तरीके से जो ईस्टर्न पार्ट है हिंदुस्तान का, वहां पर भी अर्बनाइजेशन हुआ और वो बहुत सारे इलाके वहां पर ट्रेडिंग सेंटर के रूप में आए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पुरी है हमारे पास, तो वहाँ सेरिकल्चर और जो सिल्क के जो क्लोथ्स हैं उसका काम होता था। सोनारगाम के अंदर फाइन मसलिन है, एक बहुत बड़ा पोर्ट है सोनारगाम। इसी तरीके से जो चिटगाम है, शिप बिल्डिंग का काम चिटगाम में होता था। ढाका है, ढाका में ये काम होता था और फाइन मसलिन वहां पर बनती थी। इसके अलावा मुर्शिदाबाद है, मुर्शिदाबाद के अंदर जो मेजर जो सिल्क है और मार्ट है वो इस्तेमाल उसका व्यापार वहां पर हो रहा है। इसी तरीके से पिपली उड़ीसा में जो शिप बिल्डिंग का काम वहां पर हो रहा है और हुगली के अंदर जो सेरिकल्चर है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ अर्बन सेंटर्स जो है वो एमर्ज होते हैं और वो डिफरेंट जो ट्रेडिंग रूट्स हैं उससे जुड़े हुए। एक मैप मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए ये मुगल इंडिया के अंदर प्रिंसिपल हाईवेज का मैप है और कहीं आपको ऐसी लाइन नहीं दिखेगी पर्टिकुलरली नर्दर्न जो अपर एरिया है जहां पर लैंड रूट से व्यापार हो रहा है, जहां पर आपको कोई सड़क नजर नहीं आएगी। उस जमाने में 5 रोड तो शेरशाह सूरी जो है वो बनाता है, ग्रैंड अपना जो मेन ग्रांड ट्रंक रोड है उसके अलावा 4 रोड और उनका जिक्र आता है हमारे पास। अब्बास खान शेरवानी लिखता है तारीख शेरशाही में और डिफरेंट जो सोर्सेज बताते हैं। इसके अलावा भी जो लोकल जो रूट है मुगल काल के अंदर वो बनाए जाते हैं। ये मेजर ट्रेडिंग रूट्स हैं। आप देखें मैप पे कि सोनार गांव से लेकर के, आप कर्सर को अगर देख पा रहे हैं तो सोनार गांव से लेकर के काबुल तक का, अगर हेरात तक का जो इलाका है एक इसी रूट के ऊपर था, जो पटना होकर के, अहमदाबाद होकर के और आगरा, पानीपत होकर के, सरहिंद होकर के आगे फिर वो वेस्टर्न नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो होता था। इसी तरीके से आगरा से बहुत से रूट जो हैं वो गुजरात की तरफ, बुरहानपुर की तरफ ऐसे वो रूट निकलते थे और साउथ से ईस्ट की तरफ का जो रूट है वो गोवा से हुगली तक को निकलता था। तो ऐसे जो ट्रेडिंग रूट्स हैं जो थे और इन ट्रेडिंग रूट्स के ऊपर बाकायदा व्यापारियों के लिए सुविधाएं थी, चाहे वो सराय हैं, चाहे वो सैनिक जो चौकियां हैं या प्रोटेक्शन है गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेडर्स को, वो दिया जाता था। और नॉर्मली जो कारवांस के अंदर जो ट्रेडर्स चलते थे वो भी फैसिलिटाइज थे, उनके पास अपना भी लठैतों की टुकड़ियां होती थी, अपनी वो रक्षा स्वयं भी उनसे कर लेते थे। तो एक जो सेफ्टी के लिहाज से यदि हम देखें तो उस वक्त की जो गवर्नमेंट है वो अवेलेबल है उन सबके लिए। ये जो रूट्स हैं, जो लगभग 30 मेजर जो रूट्स हैं वो रिकॉर्डेड है सोर्सेज के अंदर। आप देखिए सोनारगाम से काबुल होता था एक रूट जो वाया दिल्ली, पानीपत, सरहिंद होकर के लाहौर पहुंचता था। फिर लाहौर से हेरात आगे निकलता था मुल्तान कंधार होकर के। इसी तरीके से आगरा से ठट्टा जाता था, जयपुर, अजमेर, जैसलमेर होकर के। इसी तरीके से जोधपुर से सूरत जाता था, जालौर, पाटन, अहमदाबाद, भरूच होकर के। एक और रूट था जो आगरा से सूरत जाता था, सिरनौज और बहरमपुर होकर के। एक रूट गोवा से हुगली तक जाता था जो बीजापुर, बालासोर और पुरी होकर के निकलता था। इसके अलावा जो आगरा से सुनारगाम
को पड़ता था, जो कन्नौज, बनारस और पटना, बीरभूम जो ऊपर अपर जो सिल्क रूट है उसको वो टच करता हुआ जाता था। तो रोड्स के मामले में, रूट्स के मामले में, अर्बन सेंटर्स के मामले में किसी तरीके से हमें ऐसी कमी नजर नहीं आती है कि वो ट्रेड एंड कॉमर्स को कहीं नुकसान दे रहे थे। हमारे पास अवेलेबल थी, ये सारी जो चीजें अवेलेबल थी, डेवलप्ड थी। इसके अलावा लैंड रूट्स के अलावा जो मेजर सी रूट्स भी थे, जो ट्रेडिंग रूट्स थे, मैप मैं शेयर कर रहा हूँ कि देखिए आप पूरा इंडियन ओशन जो है और बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इससे जो व्यापार है वो बाहर के देशों के साथ, चाहे वो ईस्ट के कंट्रीज हैं, वेस्ट के कंट्रीज हैं, उन सब के साथ जो भारत का व्यापार होता था, मेजर जो सी रूट्स में है, मालाबार कोस्ट से वेस्टर्न वर्ल्ड से होता था। इसी तरीके से जो इंडियन ओशन से कंबोडिया और बंगाल, पुर्तगाल यहाँ तक पहुंचता था बंगाल से। इसी तरीके से जो यूरोपियन कंपनीज हैं वो इंडियन ट्रेड को पर्शियन गुल्फ के द्वारा अरेबियन सी से लेकर के जाती थी। तो ये जो भाग है ट्रेडिंग सेंटर्स का, अर्बनाइजेशन का, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था उस वक्त के ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर। फिर एक दूसरा जो मेजर एस्पेक्ट था वो था ट्रेडिंग कम्युनिटीज का। नेचुरल सी बात है, जब ट्रेड की हम बात करते हैं तो ट्रेड करने के लिए स्पेसिफाइड जो कम्युनिटीज हैं वो उस काल के अंदर एमर्ज हो चुकी थी। मेनली जो ट्रेडर्स हैं उनको हम दो कैटेगरीज के अंदर डाल सकते हैं। फॉरेन ट्रेडर्स हैं, जो बाहर से ट्रेडर्स आते थे, जिसमें आर्मेनियन, ज्यूज, करीमीज, अरब्स और अदर यूरोपियन ट्रेवलर्स या व्यापारी थे। इसके अलावा इंडियन जो ट्रेडर्स हैं वो फर्दर आगे डिफरेंट कैटेगरीज में थे, जैसे बनियाज हैं, मेनली जो बंजाराज हैं, मेनली जो फूड ग्रेन के लिए पॉपुलर थे। दूसरे थे बनिया, जो अर्बन गुड्स, ऑल लग्जरी आइटम्स के अंदर व्यापार करते थे। तो इस तरीके से जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज हैं हमारे पास वो भी अवेलेबल हैं उस समय में, और वो स्पेसिफाइड हैं उनके किसने किस तरीके का व्यापार करना है, कितने पैसे से व्यापार करना है, ये सारा जो सिस्टम है, ये सारी की सारी जो व्यवस्था है वो हमारे पास उस वक्त में अवेलेबल है। अब जो फॉरेनर्स की कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल आर्मेनियंस है, ये ओल्डेस्ट कम्युनिटी है उस काल में हमारे पास, जो रॉ सिल्क के अंदर काम करती है। बंगाल, दिल्ली, सूरत, रेड सी और पर्शियन गुल्फ से इनका जो व्यापार है वो होता था। और इसके अलावा ज्यूज हमारे पास हैं, जो नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट जाते थे पर्शियन गुल्फ से। बड़े बैंकर्स हैं ये, और इनका वेस्टर्न जो कॉस्ट है उसके ऊपर भारत का जो पश्चिमी जितनी भी बंदरगाहें थी उनके ऊपर तो इनका एक तरीके से मोनोपोली थी, एक होल्ड था। एक बिजनेस कम्युनिटी के रूप में ये एमर्ज होते हैं, और इनकी सेटलमेंट उसी कोस्टल वेस्टर्न कॉस्ट के ऊपर भी हमें उस काल के अंदर दिखाई पड़ती हैं, बाद के फेज के अंदर हमें दिखाई पड़ती हैं। इसके अलावा क्रीमीज हैं हमारे पास, जो स्पाइस ट्रेड के अंदर बड़े पॉपुलर हैं इंडियन ओशन के अंदर, और जिनका यमन और साउथ अफ्रीका के साथ ट्रेड होता है। सोगेडियंस हैं हमारे पास, जो बाय ओरिजिन ईरानियन हैं। ऑल क्राफ्ट के अंदर वो लोग हैं, और हॉर्स ट्रेड के अंदर उनकी, सोगेडियंस की, जो हमें मोनोपोली नजर आती है। सिल्क रूट के द्वारा ये ईरान, इराक आगे तक का जो इलाका है वो ये हॉर्स ट्रेडिंग वहां से होती थी। इसके अलावा पोर्तुगीज और ब्रिटिश आते हैं, एक न्यू ग्रुप आता है जो पर्टिकुलरली टेक्सटाइल और जो मसाले हैं उनके अंदर आता है, और ये लोग रिकॉर्ड कीपिंग के अंदर एक्सपर्ट थे। इनका अपना जो रिकॉर्ड था, बही खाते बनाने की जो इनकी कला थी, इनकी जो विधि थी, डबल डबल जो खाते हैं, जो हमारे पास अभी रिकॉर्ड्स मिलते हैं, एक्सीलेंट वर्क उन्होंने किया हुआ है उसके ऊपर। बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन के साथ उन्होंने एक एक चीज, चाहे वो टेक्नोलॉजी है या व्यापार का लेन देन है, उसका जो हिसाब किताब है इनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। तो यूरोपियंस की खास बात ये थी कि ये एक ट्रेडिंग कम्युनिटी के रूप में एमर्ज हुए, और इन्होंने बड़े तरीके से उस व्यापार को किया भी और उसको मेंटेन भी किया। इसके अलावा हमारे पास इंडियन ट्रेडर्स में बंजाराज आते हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के लिए जाने जाते थे। ऑक्स ड्राइवर्स हैं, इनके पास बैलों का एक बहुत बड़ा काफिला होता था,
छकड़ों के अंदर उस सामान को लाद करके पर्टिकुलरली फूड जो ग्रेन है उसका ये व्यापार करते थे। एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी थी और बड़ी सब डिवाइडेड थी अगले ग्रुप्स के अंदर, जैसे लबानाज है, साल्ट का ट्रेड कर नमक का ट्रेड करते थे, मुल्तानीज फूड ग्रेन्स में थे, मुकेरीज जो वुडन क्राफ्ट है इसके अंदर काम करते थे। तो ये भी आगे सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड थे और प्रत्येक ग्रुप का अपना एक विशेष क्राफ्ट होता था, अपना एक विशेष धंधा होता था जिसके अंदर ये काम करते थे और ये ट्राइब बेस के ऊपर ऑर्गेनाइज्ड होते थे। इनका अपना एक कबीला टाइप होता था या सरदार होता था और ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रूप के अंदर अपना व्यापार करते थे और इनका जो काफिला है वो चलता रहता था। बहुत सारे ऐसे हमारे पास एविडेंसेस हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रैवलर्स हैं जिन्होंने बहुत बड़े-बड़े काफिले इनके देखे हैं और उनको अपने मेमोइर्स के अंदर रिकॉर्ड किया है। दूसरी जो इंडियन ट्रेडर्स के अंदर बड़ी कम्युनिटी थी, दे आर द बनियास, जो लोकल और फॉरेन ट्रेड दोनों के अंदर इन्वॉल्व हो रहे थे। आगे फिर वो डिफरेंट कास्ट के अंदर जो है वो डिवाइड भी हो रखे थे। तो ये इनका जो मेन था बनियास का, इसमें जो कोमतीज हैं मान लो, जो आंध्र प्रदेश के अंदर काम करते हैं, चेटीज जो हैं वो तमिलनाडु में काम करते हैं, मोपलास जो हैं अरेबियन मुस्लिम्स हैं, ये अलग-अलग इलाकों के अंदर अलग-अलग नामों से, अलग-अलग ग्रुप से काम करते थे। ओवरऑल इनके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं कॉमनली नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, दे आर नोन एज द बनियास, जो पर्टिकुलरली आगे फिर सब गोत्रास के अंदर बटे हुए थे, जैसे अग्रवाल्स हैं, ओसवाल्स हैं, मारवाड़ीज हैं, ये लोग थे जो मारवाड़ीज तो एक बैंकर्स के तौर पर भी काम करते थे और गुजरात के अंदर जो वोहराज हैं तो ये भी एक बैंकर्स के रूप में एमर्ज हुए थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो डिफरेंट ट्रेडिंग कम्युनिटीज हैं, चाहे वो फॉरेनर्स हैं, चाहे वो इंडियन हैं, वो एमर्ज हो रहे हैं उस पूरी की पूरी फेज के अंदर और वो क्या कर रहे हैं, वो ट्रेड एंड कॉमर्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं, वो प्रभावित कर रहे हैं। तो ये जो पूरी व्यवस्था है ट्रेड की, ये हम देखते हैं डिफरेंट कमर्शियल जो ट्रेडिशन है उसके अंदर। अब ट्रेड कैसे हो रहा है इसकी हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर ट्रेड बाजार के थ्रू हो रहा है, परमानेंट बाजार है जहां पर हर तरीके से डीलिंग हो रही है, सभी तरीके से सारे तरीके के सामान की। बड़े शहरों के अंदर बड़े बाजार भी नजर आते हैं, कहीं कहीं बाजार नजर आते हैं उसके अंदर। और 16वीं शताब्दी में तो हमें 3200 बड़े शहरों का जिक्र मिलता है इंडिया के अंदर, जो वहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज रिकॉर्ड की गई हैं। आगरा, लाहौर, ये लंदन से और पेरिस से भी बड़े शहर जो हैं जो रिकॉर्ड किए गए हैं मेडिवल टाइम के अंदर। तो ये जो परमानेंट बाजार थे बड़े शहरों के अंदर, ये व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र थे, यहाँ पर सामान की खरीद फरोख्त होती थी। इस बड़े बाजारों के अलावा वीकली हाट्स भी होते थे, साप्ताहिक मेले लगते थे जिनके अंदर लोकल जो कमोडिटीज हैं जैसे फूड ग्रेन्स हैं या लोकल कस्बा के अंदर इनको ऑर्गेनाइज किया जाता था। किसी हफ्ते के एक दिन उसके जैसे मंडी के तौर पर यहाँ पर आता था, जो फूड ग्रेन है, कपड़ा है या लोकल कंजप्शन का जो सामान है वो यहाँ पर मिलता था। इसके अंदर जो छोटा ट्रेडर है वो इन्वॉल्व था। इसके अलावा मेले लगते थे, मोस्टली कॉमन थे, रिलीजियस जो जगह है, धार्मिक जो जगह है वहां पर इन मेलों का ओकेजनली लगते थे, सालाना लगते थे, मंथली लगते थे, चाहे वो सूर्य ग्रहण का मेला है, चंद्र ग्रहण का मेला या बहुत और जितने भी तीज त्योहार आते थे उन पे जो बड़े मेले लगते थे, वहां के जो मेले थे वो भी ट्रेडिंग के बड़े सेंटर्स बन जाते थे और वो उनकी पता होता था कि कब सूर्य ग्रहण होने वाला है, उसकी तैयारी पहले से हो जाती थी। जो ट्रेडर्स हैं या लोकल लोग हैं, जो लेन देन का काम होना था उनके अंदर भी, तो वो भी एक बहुत बड़ी जो कमर्शियल एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती है। तो वहां पर जो आम जो सामान है उसकी पूर्ति होती थी और जितने भी ये मेले ऑर्गेनाइज होते थे या जो भी, चाहे वो बाजार हैं चाहे वो वीकली हाट हैं, वो वेल मैनेज सिस्टम के द्वारा होते थे। बाकायदा सरकार उन सारी एक्टिविटीज, कमर्शियल एक्टिविटीज के ऊपर लगान अपना वसूल करती थी। इसके अलावा इस कमर्शियल एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जब हमारे पास
शहर हैं, हमारे पास क्राफ्ट है, हमारे पास कारीगर हैं, हमारे पास लैंड रूट है, हमारे पास पूरा संसाधन है, व्यवस्था है। अब ज़रूरत क्या होती थी? इन्वेस्टमेंट की। अब इन्वेस्टर हमारे पास है, लोन है, एक क्रेडिट का सिस्टम है, व्होलसेलर जो है वो अपने छोटे कारिंदे को, रिटेलर को लोन देगा, उधारी देगा, रिटेलर फिर जो अपना कस्टमर है उसको देगा। तो ये लेन-देन की जो व्यवस्था इस तरीके से थी भी, जो काइंड और कैश दोनों तरीके से चलती थी। इसी तरीके से हमारे पास बैंकर्स का ज़िक्र आता है 17वीं सेंचुरी के अंदर। तो ट्रेवेनियर तो लिखता है कि जो इंडियन सिटी के पास लोकल बैंकर हैं अपने, जो सर्राफ हैं, गुजरातीज़ हैं, मारवाड़ीज़ हैं, ये लोकल बैंकर्स हैं। पूरे पीरियड में बोहराज तो बड़े फेमस हैं। मतलब वो मुगल गवर्नमेंट तक को लोन देते हैं। इतने रिच हमारे पास बैंकर्स उस काल के अंदर हैं, और ये जो बैंकर्स हैं, इनका जो पैसा है ये इन्वेस्ट होता था ट्रेड के अंदर। बाद में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, इन बैंकर्स के साथ उनकी इन्वॉल्वमेंट भी होती है। इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर थी उस काल की, वो थी हुंडी व्यवस्था। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता था बिटवीन द ट्रेडर एंड द मिडलमैन। अब ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आज आपको पैसे कहीं देने हैं, अभी तो आप ऑनलाइन शिफ्ट करोगे सारा। आप ऑनलाइन से पहले आपके पास क्या है? ऑनलाइन से पहले आपके पास ड्राफ्ट है। आप बैंक जाते हैं, आप एक ड्राफ्ट बनवाते हैं कि मैंने फलाँ आदमी को देना है, क्योंकि आप कैश नहीं लेकर के जा सकते। आपने दिल्ली से लाहौर जाना है, आप थैला भर करके पैसों का नहीं ले जा सकते, रास्ते में चोरी होने का, लूट-मार का खतरा है। या आपने किसी को कैश देने जाना है, तो आप नहीं ले जा सकते, तो आप क्या करोगे? आपका बैंक में एक अकाउंट है, आप बैंक जाएँगे, आप अपना चेकबुक लेंगे, या आप एक ड्राफ्ट अपना बनवाएँगे बैंक से, और जिस आदमी को आपने देना है, उस अकाउंट में उसको शिफ्ट कर देंगे या उसको प्रोवाइड कर देंगे, फिर वो आदमी उस ड्राफ्ट को कैश करा लेगा। अब इसमें बैंक को क्या मिला? बैंक को उस ड्राफ्ट पे परसेंटेज मिलता है। इसी तरीके से हुंडी सिस्टम है। हुंडी सिस्टम के अंदर क्या है कि एक व्यक्ति जो आज दिल्ली में बैठा है, उसने व्यापार करना है लाहौर में, वो पैसे लेकर के नहीं जा सकता। अब वो क्या करेगा? दिल्ली में बैठे हुए किसी हुंडी लिखने वाले से मिलेगा और कहेगा कि मैंने लाहौर में फलाँ आदमी से इतने हज़ार रुपए का सामान उठाना है। तो वो उसको एक नोट, एक चिट्ठी लिख करके देगा कि ये आदमी को मैं जानता हूँ, गारंटी लेता हूँ, और तुम्हारे सामान के पैसे मेरे पास हैं। और उस एक्सचेंज के बदले कुछ परसेंटेज हुंडी लिखने वाला काट लेता था। वो व्यक्ति हुंडी लेकर के लाहौर पहुँचता था, वहाँ से अपना सामान लेकर के आता था। वो एक रिटन डॉक्यूमेंट उनके अंदर होता था। ये लोकल लेवल पर भी चलता था हुंडी का काम, और बड़े रूट्स के लिए भी चलता था। तो ये एक ऐसा सिस्टम था, ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो उन कमर्शियल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा बेहतर करती थी, ज़्यादा पुख्ता करती थी। इसी तरीके से पूरे अकाउंट का एक स्टेटमेंट भी रखा जाता था कि जिन भी चीज़ों का व्यापार हो रहा है, वो कौन-सी वस्तुएँ हैं, या बाज़ार लग रहा है, कौन-सी वस्तुओं का बाज़ार लग रहा है, या काफ़िलों के अंदर सामान लदा है, तो वो रिटन होता था कि क्या-क्या सामान लद रहा है, कहाँ-कहाँ जाना है, वो पूरी लिस्ट उसके अंदर, हर एक आर्टिकल जो है, उसका जो अमाउंट है, वो तय होता था, और ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट जो है, वो रिकॉर्डेड होती थी। अब ये पूरा व्यापार कैसे हो रहा है? इसके ट्रांसपोर्ट के डिफरेंट मीन्स हैं, जैसे कैमल्स हैं, ये बड़े पॉपुलर हैं उसके अंदर। पर्सनल कन्वेंस के अंदर भी यूज़ हो रहे हैं, और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी इनका इस्तेमाल हो रहा है। ऑफ़नली जो आगरा से का ज़िक्र आता है, आगरा से बहुत बड़े जो काफ़िले हैं, जो सूरत की तरफ रवाना हैं, टोड उनको एक्सप्लेन करता है अपने मेमोइर के अंदर, बड़े-बड़े काफ़िला का ज़िक्र करता है, जो ऊँटों के द्वारा सामान लेकर के जा रहे हैं ट्रेडिंग के लिए। इसी तरीके से जो खच्चर हैं, गधे हैं, इनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये लेस एक्सपेंसिव है, नॉर्थ वेस्ट के अंदर तो ये ट्रांसपोर्ट का मेन कारण है। हिली एरियाज़ के ऊपर तो मोस्टली इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरीके से तो बैल हैं, बैलगाड़ियाँ हैं, उनका इस्तेमाल हो रहा है। बंजाराज़ के पास तो हज़ारों की संख्या के अंदर इस तरीके के बैलगाड़ियाँ होती थी, जो बड़े-बड़े काफ़िले जो हैं, कहीं-कहीं
वर्षों तक, कई-कई महीनों तक जो चलते रहते थे ट्रेडिंग के ऊपर। तो ये लैंड रूट के द्वारा बहुत बड़ा लंबा जो रूट है ये तय करते थे। तो बिहार का जो बॉर्डर से लेकर के सिंध के वेस्ट तक और लाहौर, आगरा और नॉर्थ बहरानपुर और साउथ तक हर जगह पर हमें इन बंजाराज़ का ज़िक्र मिलता है जो बहुत बड़े-बड़े बैलों के जो काफ़िले हैं उनके साथ चलते थे और उनका सामान वो शिफ्ट करते थे। इसी तरीके से हमारे पास अ, जब लैंड रूट की हम बात करते हैं, लैंड रूट के साथ-साथ हमारे पास जो है शिफ्टिंग अ, जो सी रूट्स हैं या रिवर ट्रैफिक रूट्स हैं, वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। पूरी फ़ेज़ के दौरान जब हम देखते हैं, तो जो पूरा पीरियड जो है, वो चाहे वो गंगा है, रावी है, सतलुज है, यमुना है, हगली है, गोदावरी है, जो प्रिंसिपल रिवर्स हैं हिंदुस्तान की या उनकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं, उनके द्वारा छोटे लेवल का जो व्यापार है, वो हो रहा है। फ्लैट बॉटम जो बोट्स हैं, वो उन पे चलती हैं पूरे फ़ेज़ के अंदर। उनका पूरा जो है क्राफ्ट भी है उस काल के अंदर और कोस्टल ट्रैफ़िक जो है, बड़े जो जहाज हैं, वो उसमें चलते हैं। उनके अंदर जो एडवांस टेक्नीक के द्वारा वो जो जहाज हैं, वो बनाए जाते थे, जिसमें जो अ, सूरत और दीव, गोवा, दमन, खंबात ये बड़े जहाज़ों के निर्माण का सेंटर भी थे और यहाँ पर उनका लंगर भी लगता था, बंदरगाहें भी थी। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं कि पूरे काल के अंदर जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो शहरों के द्वारा डिफरेंट ट्रेड रूट्स के स्किल्ड लेबर के द्वारा और उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है सामान का या उनकी पैकिंग है सामान की, पैक करके सामान को लेकर के जाना है, उसकी जो सुरक्षा है या उसमें इन्वेस्टर है या उसमें लगा हुआ जो पैसा है या उसके ऊपर जो लेवी है या उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है, एक प्रॉपर जो व्यवस्था है वो हमें प्री ब्रिटिश काल के अंदर देखने को मिलती है और जो एक स्ट्रेंथ करती है उस वक़्त की जो इकोनॉमी। सो ये इस लेक्चर के लिए था मुख्य तौर पर। थैंक यू।